गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक हमने हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ लिया है, फिर आगे क्या पढ़ते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने देखा है हीट एंड टेम्परेचर का बेसिक डिफरेंस देखा है, बेसिक डेफिनेशन देखा है, यानी ऊष्मा और तापमान का हमने एक परिभाषा देखा, उनमें क्या समानता होती है, क्या अंतर होते हैं वो देखा। उसके बाद ऊष्मा का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, उसके स्रोत क्या है ना, कहाँ से हमको ऊष्मा मिलता है, और उसके प्रभाव क्या क्या है, वो क्या क्या चेंज ला सकता है, क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, वो हमने देखा है। उसमें प्रभाव में हमने देखा कि वो वस्तुओं में प्रसार ले आता है ना, उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में परिवर्तन लाता है। तो उसी के बाद जो जैसे हमने देखा कि ये प्रसार वाली बात आती है, तो हमने क्या देखा, उसमें प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और घनीय प्रसार गुणांक, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ होता है, कोई भी रॉड है, उसमें अगर ऊष्मा दिया जाता है तो उसकी लंबाई थोड़ी वृद्धि हो जाती है ना। तो वो जो वृद्धि होती है, उसके लिए हम, जो वृद्धि होता है उसी से एक टर्म निकल के आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और अल्फा अल्फा बराबर क्या होता है, याद है सूत्र? अल्फा अल्फा इक्वल्स टू L2 - L1 अपॉन L1 इंटू T2 - T1, अर्थात L2 - L1 मैंने बताया है कि L2 - L1 क्या है। तो L2 - L1, L2 क्या है आपका बढ़ा हुआ लंबाई, L1 क्या है वास्तविक लंबाई, अपॉन L1, यानी L1 फिर नीचे में क्या आता है, L1 यानी वास्तविक लंबाई, और गुणा में उसमें क्या होता है T2 - T1 यानी तापमान में परिवर्तन। यानी अगर कोई पूछे, कोई सब कुछ आकर देखिए, इन सब जो भी फॉर्मूला है, ये अल्फा इक्वल्स टू L2 - L1 अपॉन L1 इंटू T2 - T1, इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं दे के बाकी चीज़ आपसे पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन में ये पूछ ले कि अल्फा निकालिए, तो अल्फा निकालिए, यानी आपको क्या क्या चीज़ दे देगा। तो आपको पहले रॉड, कोई भी रॉड है मान लेते हैं, उसकी प्रारंभिक लंबाई देगा, मान लेते हैं 100 मीटर। फिर उसको देगा कि आपका 100 डिग्री, जो उसकी लंबाई है कितने डिग्री सेल्सियस पे थी, मान लेते हैं उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी लंबाई कितनी थी, 100 थी। फिर आपको देगा कि इसकी लंबाई 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 मीटर थी, और तापमान बढ़ गया 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 100.14। तो यानी आपको देखिए 100 और 100.14 क्या हो गया, L1 L2, 20 और 80 ये क्या हो गया, T2 T1। तो आपको इससे L1 L2 T1 T2 मिल गया, तो अल्फा निकाल सकते हैं आप। तो ये जो अल्फा आता है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। उसी तरह से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, उसी तरह से घनीय प्रसार गुणांक भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप के बारे में मैंने बताया था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, 0 केल्विन, है ना। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी सेल्सियस दिया होगा उसमें 273 हम जोड़ देते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है हमको, केल्विन निकल के आता है। जैसे कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस को बोलेगा केल्विन बदलना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, 273 273 ऐड कर देंगे, तो 27 में 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं। और 0 केल्विन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। परम ताप का क्या मतलब होता है, इसका क्या अलग से, क्या इसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों हम लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ना जरूरी होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, यानी 0 केल्विन जो होता है, यानी जो परम ताप होता है, उस पर किसी भी वस्तु में कोई भी ऊर्जा नहीं बचती है। मतलब उसके जो अणु, जैसे मैंने बताया था कि कभी भी किसी वस्तु में तापमान होता है तो कुछ ना कुछ वो मूवमेंट करते रहता है, उसमें कुछ ना कुछ गति होती है। लेकिन जैसे उसका तापमान 0 केल्विन तक पहुंच जाता है, उसमें एकदम शून्य हो जाता है, उसकी ऊर्जा भी शून्य हो जाती है, तापमान भी शून्य हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए उसको परम ताप कहते हैं। माइनस, जैसे हम लोग सेल्सियस में माइनस देख लेते हैं ना, -1 -2 -20 -30, लेकिन केल्विन में आपका माइनस में टेम्परेचर नहीं हो सकता है। ठीक। परम ताप के बारे में हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं ऊष्मा की मात्रा। ठीक है। तो ऊष्मा, किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है ना, किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है वो हमको देखना है। किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी वस्तु में अगर कोई तापमान है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा होगी, अगर बशर्ते कब वो परम ताप ना हो, 0 केल्विन ना हो। 0 केल्विन में तो कुछ भी ऊष्मा नहीं होती है ना, कुछ भी ऊर्जा नहीं होती है। तो 0 केल्विन के अलावा जब भी कभी कोई वस्तु होगी तो कुछ ना कुछ ऊष्मा की मात्रा होगी। तो ऊष्मा की मात्रा किसी भी वस्तु में, कोई भी, जैसे आप हैं, हम हैं, कोई भी बॉडी है, उसमें अगर ऊष्मा अगर हम देखना चाहते हैं तो कितनी ऊष्मा हो सकती है, वो कैसे निकलेगा। जैसे आपकी बॉडी है, आपके मान लेते हैं आपका आपका वजन है 60 किलो है। ठीक है। 60 किलो, तो आपका द्रव्यमान कितना हो गया, m।
वैसे ही किसी भी वस्तु में कितनी ऊष्मा है वो निकालने के लिए क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो देखते हैं। Q इज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी Q समानुपाती M के। Q क्या है? ऊष्मा की मात्रा। किसके समानुपाती है? M यानी द्रव्यमान का। दूसरा है वस्तु में ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापमान परिवर्तन पर निर्भर करती है। ऊष्मा की जो मात्रा है वो तापमान परिवर्तन पर निर्भर करती है। तापमान परिवर्तन पर निर्भर करती है, मतलब क्या हुआ? Q समानुपाती डेल्टा टी, यानी या Q समानुपाती आप T भी कह सकते हैं। मतलब ऊष्मा, किसी वस्तु में ऊष्मा कितनी है वो किसके तापमान पे डिपेंड करती है ना। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं ऊष्मा बढ़ती है, घटाते हैं ऊष्मा बढ़ती है। वैसे ही द्रव्यमान बढ़ाएंगे ऊष्मा बढ़ेगी, द्रव्यमान घटाएंगे ऊष्मा घटेगी। तीसरा चीज़ क्या होता है, अब देखिए, तो ये पहला Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q समानुपाती M के और Q समानुपाती डेल्टा T या T के, दोनों को हम मिला देते हैं तो Q, देखिए यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M गुना T हो जाता है ना। और ये समानुपाती जब भी हटाते हैं आपको पता है एक नियतांक आता है, एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है। तो समानुपाती हटाया, बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर का चिन्ह जैसे समानुपाती हटाया, एक नियतांक गुणा हो गया C क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, है ना। C को कई बार S से भी डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास सामने एक फार्मूला निकल के आता है, Q इक्वल्स टू MC/T या MC डेल्टा T या MS, C या S, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं, किसी चीज़ से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में अगर हमको ऊर्जा, कितना ऊर्जा निकालना है, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम बिल्कुल इसको याद रखना है। सी के बारे में जैसे कुछ और थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लिया हुआ है उसमें हम ये कह रहे हैं कि सी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी चीज़ वस्तु उसकी बनावट क्या है, वो कैसी संरचना है। जैसे आपकी बॉडी की मैं बात कर रहा था, अगर आपका बॉडी 60 किलो आपका द्रव्यमान है ना, 60 किलो आपका द्रव्यमान है और आपकी बनावट कुछ और है, कोई और व्यक्ति हो उसकी बनावट कुछ और होगी, है ना। 60 kg अगर हम कोई ऐसे 60 kg लोहा ले लेते हैं, उसका कुछ और है तो वो जल्दी गर्म होगा, आप में कुछ और, आप धीरे गर्म होंगे, पानी कुछ और लेट से गर्म होता है। तो इस तरह से सबका जो बनावट है सबका अलग अलग, इसीलिए सबका विशिष्ट ऊष्मा अलग होता है। विशिष्ट ऊष्मा किस में डिपेंड करता है? निर्भर करती है उसकी प्रकृति पे। ठीक है, तो इसलिए ऊष्मा भी उसके किसी वस्तु में ऊष्मा अगर हम दे रहे हैं तो कितना जल्दी अवशोषित करेगा या कितना देर से छोड़ेगा, निकालेगा अपने बॉडी से, किस पे डिपेंड करता है? उसके विशिष्ट ऊष्मा पे। सॉरी, तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, उस पे कितने जल्दी हम ऊष्मा दे सकते हैं या निकाल सकते हैं, उसके विशिष्ट ऊष्मा पे भी निर्भर करती है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? Q इक्वल टू MC डेल्टा T, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखते हैं किसी वस्तु में कितना ऊर्जा है, हम सूत्र से निकाल सकते हैं। इसके मैंने आपको पहले बताया, इसलिए आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैसे बनता है, कैसे आता है, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दो वस्तु है, एक का तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों का कुछ द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान कुछ है, इसका द्रव्यमान अलग है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, और एक का तापमान बताया, दूसरे का तापमान बताया, दोनों एक लोहा है एक तांबा है। ठीक है, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। द्रव्यमान का जिक्र किया, दोनों का अलग अलग द्रव्यमान, दोनों का तापमान अलग, और दोनों जो बनावट है यानी एक लोहा एक तांबा अलग, तीनों चीज़ अलग हो गया। अब एक 20 डिग्री सेल्सियस पे है, एक 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों को हम अब पास लेके आते हैं। तो पास लेके आएंगे तो क्या होगा? ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? जब भी तापमान परिवर्तन अंतर होता है तो ऊष्मा का प्रवाह होता है। कहाँ से कहाँ होगा? हाई से लो, यानी उच्च ताप से लो टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप पे होगा। ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम ही होता है ना। प्राकृतिक रूप से हमेशा कोई भी चीज़ कहाँ से आता है? हाई से लो। जैसे कि आप पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। बिजली हाई पोटेंशियल से, है ना। करंट कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। ठीक है ना। जीवन में हम भी क्या करते हैं, ऐसे ही होता है ना। ऊंचाई से, अगर प्राकृतिक रूप से क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरना बड़ा आसान होता है ना। अगर आप नीचे से ऊपर उठना है तो क्या करना होता है? बहुत मेहनत करना होता है ना। जैसे कि पानी आपने अभी मैंने बताया ऊपर से नीचे तो गिरता है, आप कह सकते हैं सर नीचे से ऊपर भी तो जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नहीं जाता है। कैसे जाता है? वो पंप से या मोटर से भेजना होता है ना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है।
ठीक है, चलिए अब मेन टॉपिक जो बात कर रहे हैं हम, तो किसी दो जो चीज़ है, दो बॉड, उसको दोनों को अगर हम सटा के रखते हैं, दोनों को पास पास रखते हैं, तो तापमान में 30 वाला का तापमान घटना शुरू होगा और 20 वाला का बढ़ना शुरू होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने क्या कहा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ता है, तो उसका ऊष्मा निकल के किस में जाएगा, कम वाले में, यानी 30 वाले का ऊष्मा निकलेगा और किस में जाना शुरू होगा, 20 वाले में जाना शुरू होगा। तो 30 से 20 में जाना जैसे शुरू होता है तो उसका तापमान घटेगा, यानी उसकी ऊष्मा घटेगी और इसकी ऊष्मा बढ़ेगी। कितना घटता है कितना बढ़ता है, तो उसकी ऊष्मा उतनी ही घटती है जितनी इसकी बढ़ती है। यानी बीच में तो कोई तीसरा चीज़ है नहीं ना, दो लोग हैं, एक देने वाला है एक लेने वाला है ना। जैसे मेरे पास 30 रुपया है, उसके पास 25 रुपया है, ठीक है, तो मैंने 4 रुपया अपना दे दिया, 30 रुपया वाले ने 4 रुपये दे दिया, ठीक है, तो उसके पास कितना गया, 40 रुपया गया ना। यानी मेरा कितना हो गया, 26, उसका कितना हो गया, 24। यही होगा ना, सोचिए, है ना। 30 और 20 है, तो मैंने मेरे देने के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ ना। 30 में से मैं 4 रुपया दे सकता हूँ, 3 रुपया दे सकता हूँ, 2 रुपया दे सकता हूँ। वो किस पे निर्भर करेगी, सोचिए। अभी मैंने बताया है, ऊष्मा जो भी होता है 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। वो किस पे करती है, सिर्फ तापमान पे नहीं करती है, उसके द्रव्यमान, ठीक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा। अगर विशिष्ट उसका ऊष्मा उसकी कम है तो फटाफट देना शुरू कर देगा ऊष्मा, है ना। और उसकी भी विशिष्ट ऊष्मा अच्छी है तो वो जल्दी जल्दी लेगा। तो इसलिए तीनों चीज़ पर निर्भर करती है ना। तो वो मान लेते हैं 20, आपके पास 30 रुपया है, उसके पास 20 रुपया है, आप जितना देंगे उतना ही वो लेगा। और ऐसी ऊष्मा है, अगर वो उसके पास टेम्परेचर उसका 30 है, उसका 20 है, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। नहीं, इससे टेम्परेचर की बात नहीं करते, अभी ऊष्मा की बात करते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अभी बता रहा हूँ। तो ऊष्मा, जितना ऊष्मा उसका कम होगा उतना ही ऊष्मा उसका बढ़ेगा। जैसे उसकी ऊष्मा, जैसे पैसे वाली बात की, ऐसे ऊष्मा की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं ऊष्मा एक में 1000 कैलोरी है, दूसरे में ऊष्मा कितना है, 500 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी में अगर 200 ऊष्मा अपना छोड़ता है तो उसके पास कितना जाएगा, 200 जाएगा। 1000 वाला कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। और 500 वाला कितना हो जाएगा, 200 बढ़ जाएगा तो 700 हो जाएगा। वो 800, ये 700, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 7 15, पहले भी कितना था, 15। तो दोनों का कुल जो ऊष्मा है वो अभी भी बराबर है, क्योंकि एक से निकला दूसरे में गया तो बराबर ही होगा, ठीक है। हाँ, अब तापमान की बात करते हैं। ये 30 पे था और ये 20 पे था, तो ये जब आदान प्रदान तब तक चालू रहेगा जब तक दोनों का तापमान एक ना हो जाए, है ना। दोनों का तापमान एक ना हो जाए। जैसे कि अगर 30 वाला घटना शुरू हुआ, 30 घट के 29 होगा, 28 होगा, 27 होगा, इसका तापमान इधर से बढ़ना होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का एक ना हो जाए, यानी दोनों बीच में आके 25 पे रुक जाए, है ना। इसका भी तापमान 25 हो गया, उसका भी तापमान 25 हो जाए, ऐसा हो जाए। या अब दोनों 24 पे रुक जाए, या दोनों 26 पे रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन रुकेगा तभी, क्योंकि दोनों का तापमान जब तक एक, आपको पता ही है, जब तक तापमान एक नहीं होता उष्मा तो ज़्यादा रहेगा, है ना। दोनों बॉडी अगर कांटेक्ट में है, दोनों आपस में भौतिक संपर्क में है, तो ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का तापमान समान नहीं हो जाए। जब तक तापमान समान नहीं होगा, पता है आपको, जैसे तापमान में अंतर रहता है तो उसमें प्रवाह होते रहता है, होते रहता है। तो जब तक तापमान दोनों का एक नहीं हो जाएगा तब तक ऊष्मा प्रवाहित होते रहेगा। यानी 30 डिग्री सेल्सियस इसका, 20 डिग्री सेल्सियस इसका, दोनों आके कहीं भी बीच में एक जगह रुकेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कहाँ पे रुकेंगे, वो उसी पे डिपेंड करेगा, उनके द्रव्यमान पे, उसके विशिष्ट ऊष्मा पे और उनके तापमान पे, उसी पे डिपेंड करता है। तो बीच में आके हम मान लेते हैं 24 डिग्री सेल्सियस पे कहीं रुक गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में बार बार कहीं ऐसा आ रहा हो कि सिर्फ बीच में रुकने का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे रुकेगा, 30 से घट के वो 25 पे आएगा और वो 20 से बढ़ के 25 पे आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वो हो भी सकता है सही, मतलब वो डिपेंड किस पे करेगा, बार बार कह रहा हूँ, द्रव्यमान। अगर दोनों अगर एक ही द्रव्यमान का था, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा 20 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। एक 200 ग्राम का है, दूसरा भी 200 ग्राम का है, एक लोहा है, दूसरा भी लोहा है, ऐसा अगर है ना। मैं मतलब द्रव्यमान भी दोनों का सेम, विशिष्ट ऊष्मा भी सेम, और तीसरा तापमान से परिवर्तन है, एक 30 पे है एक 20 पे, तो उस केस में दोनों जब बीच में आके रुकेंगे वो किस पे आएंगे, 25 पे रुकेंगे। लेकिन अगर दोनों में, इन दो चीज़ में कुछ भी अंतर है, तापमान तो खैर अंतर होगा ही होगा, वो तो सोचने वाली बात ही नहीं, जब भी ऊष्मा को प्रवाह होना है। लेकिन तापमान के अलावा जो बाकी दो चीज़ है, यानी विशिष्ट ऊष्मा
और द्रव्यमान, इन दोनों में ज़रा भी अंतर होगा दोनों का तो तापमान भी एकदम बीच में नहीं रुकेगी, या तो 25 के इधर आएगी व इधर आएगी, वो डिपेंड करेगा उन दोनों के द्रव्यमान पे। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे अभी क्लियर होगा, लेकिन इतना जो अभी चीज़ मैंने बताया है वो एकदम बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए चीज़। ठीक है, जब तक दोनों की ऊष्मा एक ना हो जाए तब तक जाते रहता है। तो ये चीज़ में लिखा, अर्थात जब एक वस्तु का ऊष्मा त्याग करेगा तो उतना ही ऊष्मा दूसरे वस्तु ग्रहण भी करेगा। मैंने आपको बताया है ना, जितना कैलोरी वो ऊष्मा देगा उतना ही वो लेगा, है ना। पैसे वाला एग्जांपल भी लिया, ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये मैंने लिख दिया, जैसे कि दो बॉडी है, जैसे मैंने बताया, एक का मास m1 है ना, द्रव्यमान m1, तापमान, और ये क्या हो गया S1, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। दूसरा का m2 T2 S2, दोनों अलग अलग, सब कुछ अलग है ना, तापमान भी अलग है, विशिष्ट ऊष्मा भी अलग है, द्रव्यमान भी अलग है। यानी कि जितना ये ms डेल्टा टी, जितना ऊष्मा ये छोड़ेगा उतना ही ऊष्मा ये लेगा। ms डेल्टा टी ऊष्मा में परिवर्तन इसमें हुआ, जितना इसने परिवर्तन हुआ, जितना छोड़ा उतना ही इसने लिया। ये समीकरण भी, दूसरा समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ms डेल्टा टी है ना, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी के तापमान में परिवर्तन, यानी जितना ऊष्मा किसी एक वस्तु ने दिया उतना ही दूसरे ने लिया। और जब ऐसा है तो हम लिख सकते हैं ms डेल्टा टी बराबर मतलब m1 s1 डेल्टा टी इक्वल्स टू m2 s2 डेल्टा टी। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, एक धातु का टुकड़ा जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कितना है 0.26 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक धातु का टुकड़ा है, धातु है, उसका विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम। उसको 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, पहले उसको गर्म करके कहाँ पे ले गए हम 80 डिग्री सेल्सियस पे, और 30 डिग्री सेल्सियस वाले 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का तापमान बताएं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक धातु का टुकड़ा है, एक पानी है, और पानी ऐसे किसी बर्तन में रखा हुआ है, यहाँ धातु का टुकड़ा है। धातु का टुकड़ा कितना ग्राम का है 500 ग्राम, पानी कितना मात्रा है 200 ग्राम, धातु का टुकड़ा का तापमान कितना है 80, पानी का कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कर रहा है, गर्म धातु के टुकड़े को पानी में डाल दिया जा रहा है, तो क्या होगा, जो धातु का टुकड़ा है वो उसका तापमान क्या होगा, घटना शुरू होगा, और पानी का तापमान बढ़ेगा। वो 80 पे है, ये 30 पे है, कहाँ पे जाकर रुकेंगे, बीच में कहीं, बीच में कहीं जाके रुकेंगे। बीच में का मतलब ये मत समझ लीजिएगा दोनों एकदम बीच में जाके रुकेंगे, जितना ये घटेगा उतना वो बढ़ेगा। मैंने बार बार कहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उनके द्रव्यमान पे, उनके विशिष्ट ऊष्मा। देखिए 500 ग्राम यहाँ है, पानी कितना है 200 ग्राम, द्रव्यमान अलग है, तो बीच में तो रुकेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा धातु का जो विशिष्ट ऊष्मा कितना है 0.26 कैलोरी है, और पानी का कितना होता है 1 होता है, तो दोनों अलग अलग है। तो यानी इतना तो पता चल गया, दोनों का जो तापमान है वो बीच में नहीं जाके कहीं रुकेगा। बीच में मतलब कितना, 55 पे जाके नहीं रुकेगा, बीच दोनों का यही हुआ ना, 80 और 30 का बीच देख लीजिए 55 है ना, तो 55 पे जाके तो नहीं रुकेगा, कहीं आगे उससे ये पीछे होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाना है, तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए जो सॉल्यूशन दिया वो ना देखें, सिर्फ क्वेश्चन आप पढ़िए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं आपसे, फिर ना बने तो ये सॉल्यूशन देखिए। तो धातु, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, इसमें बस दिमाग यही लगाना है कि जितना, ये कॉन्सेप्ट इसमें बस इतना ही है कि जितना जितना ऊष्मा ये धातु के टुकड़े ने त्याग किया, क्योंकि गर्म है तो वही त्याग करेगा, जितना ऊष्मा धातु के टुकड़े ने त्याग किया उतना ही ऊष्मा पानी ने ग्रहण किया। ये सूत्र ये दिमाग में लगाना है। और जितना त्याग और जितना ग्रहण वाला कौन सा आता है, यही आता है, ms डेल्टा टी बराबर m2 s2 डेल्टा टी, यानी जितना धातु के टुकड़े ने छोड़ा उतना ही इसने लिया, पानी ले। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए क्या पता होना चाहिए, m1 s1 पता होना चाहिए, और डेल्टा टी m2 s2 डेल्टा टी यही पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तो आप सब कुछ निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। धातु के टुकड़े की ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, वी ऊष्मा में लिखा है शॉर्ट में, विशिष्ट ऊष्मा दिया ही हुआ है 0.26 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। उसका द्रव्यमान 500 ग्राम दिया हुआ है, लिख दिया मैंने। तापमान 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लिख दिया। प्रारंभिक तापमान है ना 80 डिग्री सेल्सियस है, उसको पानी मिलाने के बाद कितना हुआ वो नहीं, इसलिए प्रारंभिक मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में। तो विशिष्ट ऊष्मा जो जो धातु वाला है उसको S1 मान लेते हैं, द्रव्यमान उसको M1 मान लेते हैं, और उसका जो तापमान है T1 मान लेते हैं, जो पहले का तापमान है। उसके बाद देखिए पानी, दूसरा जो जैसे M1 जो समीकरण में दो तरफ होता है दाएं और बाएं, तो एक तो ये मिल गया हमको, M1 मिल गया, S1 मिल गया, और
T1 मिल गया। दूसरे तरफ क्या मिला है हमको, पानी की विशिष्ट ऊष्मा, तो M2 मिल गया हमको कितना, 200 ग्राम। विशिष्ट ऊष्मा यानी S2 मिल गया हमको 1 कैलोरी, है ना। S2 मिल गया कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। द्रव्यमान मिल गया हमको 200 ग्राम। तापमान मिल गया हमको 30 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रारंभिक तापमान जो है वो भी हमको मिल गया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब क्या होगा, जितना ऊष्मा ये छोड़ेगा उतना ही वो ग्रहण करेगा। मान लेते हैं कि धातु का तापमान घटकर T हो जाता है, तो पानी का तापमान बढ़कर कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट लिखा है। अब हमको ये तो नहीं मालूम है कि बीच में जाके इसका 80 से घटेगा और 30 से इसका बढ़ेगा, तो बीच में कहाँ पे कितना होगा ये तो हमको नहीं मालूम। तो मान लेते हैं कि 80 से घट के कितना हो जाएगा धातु का, टी मतलब 80 से बीच में घट के 50, 55, 60 कुछ भी हो जाएगा, और उसका बढ़ के 30 वाले का क्या बढ़ के हो जाएगा, कुछ और होगा क्या, नहीं, उसका भी बढ़ के उतना ही होगा। जितना 30 जितना भी कम हो के इतना जहाँ पे पहुंचेगा वो 55, 50 पे वो भी बढ़ के उतना ही पहुंचेगा, क्योंकि तब तक उष्मा में आदान प्रदान कब तक होता है, जब तक दोनों का तापमान बीच में जाके एक ना हो जाए ना। मिश्रण में जैसे मैंने लोहा का टुकड़ा डाला है तो इसका तापमान घटेगा, उसका बढ़ेगा, बीच में अंत में दोनों में का तापमान एक हो जाएगा। तो वही जो तापमान एक हो जाएगा उसको हमने क्या मान लिया, टी है ना। वो टी जो तापमान है वो कैसे आएगा, तो 30 से बढ़ के पहुंचेगा पानी और 80 से घट के पहुंचेगा धातु। वही सूत्र लिख दिया मैंने एम एस डेल्टा टी बराबर M2S2 डेल्टा टी, सब कुछ डाल दिया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एम एस जो चीज़ है वो मैंने एक एक करके वहीं पे उतार दिया है। M1 500, 0.6, 80 माइनस टी। अब ये देखिए डेल्टा टी जो है वो कितना है, 80 माइनस टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, तापमान में परिवर्तन, यानी 80 पहले था, अब कितना हो गया टी, तो कितना परिवर्तन आया, 80 माइनस टी, यही होगा। ठीक है। और फिर पानी का कितना था, 200, M2 200, H2 1, और डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, पानी का कितना हो गया, 30 से बढ़ा है, यानी 30 से बढ़ के 40, 50, 60 कुछ भी हुआ होगा, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे, इसलिए T माइनस 30 किया है ना। जो भी तापमान होगा हमको नहीं मालूम है टी। देखिए दोनों में 80 माइनस टी, यहाँ पे T माइनस 30। यहाँ पे 80 में से घटाए हैं क्योंकि पहले ज़्यादा था अब कम है, इसलिए इसमें ऐसे घटा है, इसमें उल्टा क्यों घटा है, क्योंकि पहले कम है बढ़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाया हमने, T माइनस 30। अब इसको जब आप हल करेंगे है ना, इसको 50 गुना 2.026 इसको नीचे ले आए, जब नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे तो टेम्परेचर कितना आया, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस आता है। यानी क्या समझ में आया हमको, कि जब 80 डिग्री सेल्सियस वाला धातु का जो टुकड़ा था उसको उठा के हम पानी में डालते हैं जो 30 डिग्री सेल्सियस पे था, और दोनों का द्रव्यमान अलग था, तो उस दोनों का तापमान फाइनली कितने पे जाके रुका है, 50 डिग्री सेल्सियस पे रुका है। ठीक है, ये मतलब ठीक। एक बार अगर समझ नहीं आया फिर से आप इसको देखिए, जो मैंने फॉर्मूला जहाँ से समझाना शुरू किया है MS डेल्टा टी वाला, वहाँ से देखिए, न्यूमेरिकल जो बताया एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कीजिए जो आपकी बुक में है। ठीक है, डाउट हो तो जरूर पूछिए हमसे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी क्या लिखा है, जब तापमान में परिवर्तन हो रहा हो, और Q इक्वल्स टू ML जब तापमान स्थिर हो और अवस्था बदल रही हो। अच्छा ठीक है, ये क्या लिख दिया, ये मैंने ये लिखा है जो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला जो Q का निकालते हैं, MS डेल्टा टी कब यूज़ करते हैं, MS डेल्टा टी हम लोग तब यूज़ करते हैं, देखिए जब डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी मतलब क्या है, जब तापमान में परिवर्तन, जब डेल्टा टी शून्य हो जाएगा तो शून्य से गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो Q निकलेगा नहीं। और तापमान में परिवर्तन कब नहीं होता है, याद कीजिए, एक ही जगह है जहाँ पे क्या होता है, अवस्था परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पानी से बर्फ बन रहा हो, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पानी से 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बन रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, बस अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन ऊष्मा तो हम लोग देते हैं, तो ऊष्मा की कितनी मात्रा, तो अगर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, उस टाइम कितना ऊष्मा दिया जा रहा है जिससे वो बर्फ से पानी में या पानी से बर्फ में बदल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं, अगर Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, तो वहाँ तो डेल्टा टी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अवस्था बदलती है, तापमान तो बदलता नहीं है, तो इस सूत्र से Q 0 आ जाएगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भाई कुछ ऊष्मा देते हैं, इसलिए वहाँ पे ये जब भी तापमान में परिवर्तन हो रहा हो तब ये फार्मूला लगाते हैं, और जब तापमान में परिवर्तन नहीं हो, सिर्फ अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, Q इक्वल्स टू M इंटू L।
देख लीजिए, एस डेल्टा टी के बदले क्या आ गया, एल आ गया, है ना। एल आपको पता है गुप्त ऊष्मा होती है ना, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, पीछे आपने पढ़ा है। तो एल क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। तो दो ही यही सूत्र से आपका क्वेश्चन सब बन जाता है, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, क्यू बराबर एम गुना एल, है ना। यही दो सूत्र हमेशा यूज होता है कोई भी क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन ये ऐसा मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें दोनों का यूज हो जाएगा। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें ये और ये सूत्र दोनों यूज होगा, कब होगा कैसे होगा आप समझिए। तो क्वेश्चन है, प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करें, है ना। ऊष्मा की मात्रा होना चाहिए, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करें जबकि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है। तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा दी हुई है 0.5। 0 डिग्री सेल्सियस किस पे है, बर्फ पे। बर्फ तो है लेकिन कितने पे है, 0 पे है, ठीक है। 0.0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, उसको पहले हम ऊष्मा देंगे तो पानी बनेगा, फिर पानी को और गर्म गर्म करके कहाँ पे ले जाएंगे, हमको उसको 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ तक पहुँचाना है, भाप तक, वाष्प बनाना है। तो इसमें क्या क्या चरण आता है, क्या क्या स्टेप आता है, वो हम देखते हैं। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस पानी जब बनता है, बर्फ से पानी बनता है तो वहाँ पे तापमान बदलता है क्या, नहीं बदलता है। तो वही मैंने लिखा, अवस्था परिवर्तन होता है लेकिन तापमान परिवर्तन नहीं। और जैसे अवस्था परिवर्तन हो तापमान परिवर्तन नहीं हो तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाते हैं, Q इक्वल्स टू ml, लिख दिया मैंने। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पानी हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पानी से 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ, 0 डिग्री पानी से 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पानी तक ले जाना है, है ना। बर्फ से पानी ले आया, फिर पानी से अब उसको गर्म करते करते कहाँ तक ले जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था, इसमें क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही लिखा मैंने, अवस्था अपरिवर्तित लेकिन तापमान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। जब भी अवस्था नहीं बदलता और तापमान बदलता है तो कौन सा सूत्र लगता है, एम एस डेल्टा टी, वही लिखा है मैंने, है ना, एम एस डेल्टा टी। ये दो सूत्र होता है, तापमान जब परिवर्तन हो रहा हो तब, तापमान जब परिवर्तन नहीं हो रहा हो तब। तो अब तो 0 डिग्री से पानी से सिर्फ पानी बन रहा है तो अवस्था तो बदल नहीं रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पानी हो चुका है, हमको बनाना क्वेश्चन में क्या था, भाप ले जाना है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस भाप है, दोनों 100 डिग्री से लेकिन है अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ऊष्मा हमने दिया है, तो उसमें ऊष्मा हम लोग Q बराबर क्या लगेगा, ml, है ना। फिर से ml सूत्र लगेगा, क्यों ml लगेगा, क्योंकि तापमान नहीं बदल रहा है, अवस्था बदल रहा है। और हमने इसका Q मतलब 3 अलग अलग चुकी है ना, तीनों अलग अलग, तो इसलिए Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, Q3 दे दिया, L1 यहाँ दे दिया, यहाँ L2 दे दिया, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल कितना हमको ऊष्मा लगा, तो यहाँ से यहाँ का निकाल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का, फिर यहाँ से यहाँ का, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कुल ऊष्मा कितना लगा ये निकल आएगा, ठीक। तो यानी कुल ऊष्मा वही मैंने बताया, Q बराबर Q1 Q2 Q3, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यानी ML1 प्लस MS डेल्टा टी, बीच में जहाँ तापमान बदल रहा था तो डेल्टा टी, फिर जो तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस पानी से 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प बदलने के लिए QML2, है ना। L1 क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा, L2 क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, S क्या है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा, सब पता है आपको। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है M बराबर 100 ग्राम, L1 बराबर 80, L1 L2 दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ना। देखिए ग्राम 100 ग्राम तो दिया हुआ है बर्फ़ का, और कुछ दिया नहीं है, एक बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा दी हुई है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए, याद नहीं हो तो कुछ नहीं बनेगा। हम तो 100 ग्राम दिया हुआ था। L1 पहले क्या है, बर्फ से पानी बन रहा है तो ना, गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। L2 क्या है, 536 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। उसके बाद S क्या है आपका, विशिष्ट ऊष्मा किसका है, ये पानी का है। क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है, बर्फ का दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा का यूज नहीं है। बर्फ विशिष्ट ऊष्मा का यूज कब होता है, जब बर्फ का तापमान 0 डिग्री से और पीछे होता है, यानी -5 होता, -5 -10 माइनस कुछ ऐसा होता, तो उसमें उसका यूज इसलिए होता है कि -5 से उसको हम गर्म कर करके पहले 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ तक लाते, तो वहाँ पे तापमान बदल रहा होता, तो तापमान जब बदलता है तब
विशिष्ट ऊष्मा लगता है, और विशिष्ट ऊष्मा उस टाइम किसका लगता, बर्फ का लगता, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग विशिष्ट ऊष्मा किसका यूज़ कर रहे हैं, पानी का, क्योंकि पानी जब तापमान परिवर्तन पानी का ही हो रहा है, इसलिए विशिष्ट ऊष्मा पानी का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मतलब जो डाटा है वैसे दिया हुआ है। तो Q1 सबसे पहले Q1 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलना है। तो Q1 बराबर क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन, इसलिए Q बराबर M×L, नहीं, यानी M कितना 100, L कितना 80, 8000 कैलोरी हो गया। फिर दूसरा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पानी। अब यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए Q2 बराबर M/T। M 100, S कितना 1 पानी है तो 1, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0 था, 0 से पानी था और 100 डिग्री से पानी ले गया, तो 100 - 0 बराबर कितना हो गया, 10,000। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पानी है, उसको हम लोग किस पे ले जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प पे। तो क्या करेंगे, फिर से अवस्था में परिवर्तन और तापमान में नहीं हो रहा है, तो Q3 बराबर M×L। L यहाँ पे ये वाला L2 यूज़ होगा, यानी 100 × 536, तो इतना कैलोरी आ गया। तो कुल ऊष्मा कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका इतना कुल आ गया। तो 71,600 कैलोरी, यानी हमको इतना टोटल ऊष्मा हमको देना होगा, जिससे कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस भाप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए ऐसे तोड़ तोड़ के सब कुछ अलग अलग करके लिखा है, इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, नहीं तो क्वेश्चन सीधे सोल्यूशन यहीं से शुरू होता, इतना है ना, ठीक है। जो आपका भारत स्किल ऐप है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिए हुए कुछ कुछ डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी आप खुद देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे से पूछिएगा, मैं बताऊंगा। कुछ कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि देखिए उसमें क्वेश्चन है, तापमान क्या संदर्भित करता है, मतलब तापमान क्या बताता है। यह एक ऊर्जा का रूप है, यह ऊष्मा का अवस्था बताती है, विशिष्ट ऊष्मा को बताती है, कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो तापमान क्या है, ऊष्मा की अवस्था बताती है ना, कितना उसमें ऊष्मा है। ऊर्जा का तो रूप बिल्कुल नहीं, तापमान